हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आनंद कुमार, आप सबों का भाई आनंद सागर एकेडमी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता है। आ गया आपका भाई फर्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वे सभी 15 क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। ज़्यादातर तो CDS में आए हुए हैं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हुए हैं। टोटल हम लोग के पास 400 से 500 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अलग अलग लेक्चर में कवर अप करेंगे। फिलहाल हम लोग 15 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं। ठीक है, और ये हमने इसका मैच किया है, जो टोटल लगभग क्वेश्चन जो है आपका लूसेंट से मैच करता है। ठीक है, लूसेंट एक ऐसा बुक है, जितना भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दीजिए, ठीक है, स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे दीजिए आप, वो उसमें जो है 80 से 90% क्वेश्चन उसी का हूबहू आता है। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द विटामिन्स विच इज जनरली एक्सक्रेटेड इन यूरिन इज, मतलब ये कह रहा है वो कौन सा विटामिन है जो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक है, पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी एंड के। ठीक है, तो हम लोग का इसमें राइट आंसर होगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी कैसे होगा, देखिए विटामिन सी और बी, ये दो विटामिन एक ऐसा है जो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, जो वाटर में क्या हो जाता है, पूरी तरह सोल्यूबल हो जाता है। और कुछ ऐसा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है, जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। ठीक है, ये चार ऐसा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल कौन सा है, बी और सी। ठीक है, और जो विटामिन सी है वो क्या है आपका, वाटर सोल्यूबल है, जो वाटर में क्या होता है वो सोल्यूबल होके यूरिन की तरफ पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर कौन होगा, 3 विटामिन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन among the following is a major source of sugar cane। ये बोलना चाह रहा है कि ये चारों में से कौन एक ऐसा है जिसमें क्या हो, मेजर सोर्स हो किसका, शुगर का। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग वाटरमेलन, दूसरा देखते हैं हम बीटरूट, तीसरा देखते हैं शुगर कैन, चौथा डेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर कौन होगा, तीसरा शुगर कैन। शुगर कैन एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो होता है मैक्सिमम होता है क्या होता है, शुगर कंटेन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट हो गया, थर्ड क्वेश्चन नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द स्टडी ऑफ डेंड्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ। डेंड्रोलॉजी किसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, किसको स्टडी करके डेंड्रोलॉजी कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका फ्लावर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं ट्रीज। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं सर्ब्स, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं प्लांट। ठीक है, डेंड्रोलॉजी किसका स्टडी करता है, डेंड्रोलॉजी जो स्टडी होता है वो वुडी प्लांट का होता है, जैसे हर्ब हो गया, सर्ब्स हो गया, वो आपका क्या होगा, सर्ब्स क्या होगा आपका, और ट्रीज, वो दोनों का स्टडी को क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, थर्ड टू में ट्री दिया हुआ है और थर्ड में सर्ब दिया हुआ है, तो हम लोग इसको जो एप्रोप्रिएट इसमें जो आंसर होगा वो सर्ब होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सर्ब, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, फ्लावर के स्टडी को क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी। ठीक है, ट्री को क्या स्टडी करते हैं, उसको भी डेंड्रोलॉजी कह जाते हैं। ठीक है, और प्लांट का स्टडी को क्या कहा जाता है, बॉटनी। ठीक है, क्लियर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 5वां क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फ्लावर स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी। क्लियर है, ऊपर वही क्वेश्चन बताए थे हम लोग फ्लावर का, यहाँ बताए थे पहला नंबर पे, तो एंथ्रोलॉजी क्या होगा आपका, तो स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड क्या होगा, एंथ्रोलॉजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, एग्रिस्टोलॉजी। ये किसका स्टडी है, एग्रिस्टोलॉजी, ये एग्रिस्टोलॉजी का स्टडी ऑफ ग्रासेस। ग्रास का हम लोग स्टडी करते हैं, वो किसके अंदर आ जाता है, एग्रिस्टोलॉजी होता है। ठीक है, अब फाइनोलॉजी किसका स्टडी आपका, ये स्टडी ऑफ एल्गी है, एल्गी का स्टडी को फाइनोलॉजी कहता है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ईचिंग ड्यू टू इंसेक्ट्स बाइट इज काउज्ड बाय, मतलब कहने का मतलब ये होता है कोई भी कीड़ा काटने के बाद हम लोग को ईचिंग होता है, मतलब खुजलाहट होता है, वो किसके कारण होता है। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट हम लोग को काटता है, ईचिंग होता है, वो किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन दिया है फॉर्मिक एसिड, दूसरा है आपका एसिटिक एसिड, तीसरा है आपका लैक्टिक एसिड, चौथा है आपका मैलिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड किसके काटने से होता है, अंट को काटने से होता है, मतलब चींटी को काटने से होता है।
चींटी क्या है, एक प्रकार का इंसेक्ट ही है, ठीक है। देखिए ये कौन, सीडीएस 2010 में आया था, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, क्लियर है। लैक्टिक एसिड कर्ड में या मिल्क प्रोडक्ट जो भी उसमें लैक्टिक एसिड होता है, और मैलिक एसिड एप्पल में, क्लियर है। चलिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रेश fruit and vegetables and recommended in the diet since they are good source of antioxidant. How do antioxidants help person in order to maintain health and promoting conjunctive? मतलब ये क्या कहने के, ये क्या कह रहा है कि कोई भी हम लोग को डॉक्टर सलाह देता है या फिर हम लोग कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेते हैं और उसने वो बोलता है कि आप फ्रेश फ्रूट खाइए, वेजिटेबल खाइए, ठीक है, अपने डाइट में ये सब चीज़ को क्या कीजिए, आप शामिल कीजिए। और उसमें क्या पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये तो आप नोट्स कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि कोई भी फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल में उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट का देखिए काम क्या क्या है। एंटीऑक्सीडेंट का काम है आपका कि विटामिन को सिंथेसिस करने में मदद करता है, ठीक है। विटामिन को बॉडी में जो है विटामिन सिंथेसिस होता है उसको हेल्प करता है, सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, विटामिन के डेफिशिएंसी को पूरा करता है। जो आपका विटामिन के कारण बॉडी में जो डेफिशिएंसी होता है विटामिन के कारण, उसको पूरा कौन करता है, एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट किस में पाया जाता है, फ्रूट में और वेजिटेबल में, ठीक है। क्लियर है इसका मतलब क्वेश्चन का। अब देखिए आंसर क्या है, द एक्टिवेट एंजाइम नेसेसरी फॉर विटामिन सिंथेसिस इन बॉडी एंड हेल्प इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द विटामिन डेफिशिएंसी। पहला ऑप्शन हम लोग का सही है एकदम, पहला ऑप्शन इसका क्लियर है। सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, द प्रिवेंट एक्सेस ऑक्सीडेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन इन द बॉडी एंड हेल्प इन ऑर्डर टू अवॉइड द अननेसेसरी वेस्टेज इन आवर एनर्जी। दूसरा नंबर तो खत्म हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते क्या है, न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए क्या है। चौथा नंबर क्या है, द एक्टिवेट सर्टेन जीन्स, कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या है आपका राइट आंसर, राइट पहला, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वे। मतलब बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए IAS 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब आसपास जो भी है पेड़ पौधा जिससे जुड़ा हुआ जितना भी चीज़, माइक्रोब्स हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, वो बायोडाइवर्सिटी किस तरह ह्यूमन का एग्जिस्टेंस में, किस तरह से एग्जिस्टेंस में वह उसका बेसिस है, ठीक है, किस तरह उसका महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन को जिंदा रहने या फिर उसको एग्जिस्टेंस रहने में किस तरह से मदद करता है। तो क्या करता है, सोयल फॉर्मेशन, दूसरा प्रिवेंट ऑफ सोयल इरोजन, तीसरा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, चौथा पोलिनेशन। इस चारों में से ये 4 ऑप्शन आपके पास, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन फर्स्ट कर रहा है 1, 2 और 3, मतलब सोयल फॉर्मेशन, प्रिवेंट ऑफ सोयल इरोजन, तीसरा होगा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। बी ऑप्शन देखिए क्या है, बी ऑप्शन बोला प्रिवेंट ऑफ सोयल इरोजन, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। चौथा पोलिनेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। और ऑप्शन सी नंबर देखते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या है, सोयल फॉर्मेशन, 4 है पोलिनेशन ऑफ क्रॉप, चौथा देखिए ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, बी, 2, 3 एंड 4। किस तरह करके है आप यहाँ देख सकते हैं, एक रफ डायग्राम बनाया गया है जिसमें एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट क्या होता है, डाई होता है, मतलब प्लांट मर जाता है, मरने के बाद क्या होता है, वो सोयल में मिल जाता है, और सोयल में क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद क्या बनता है, वो ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। और वो ह्यूमस क्या करता है, अगर कोई सीड पहले से वहाँ है, मान लीजिए आपको कोई सीड वहाँ पे गिरा हुआ है, या फिर कोई प्लांट है जो अभी तक नहीं ग्रो हुआ, आप रफ डायग्राम में देख सकते हैं, प्लांट डाई होता है, सोयल में मिलता है, मिलने के बाद क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब वो सड़ना गलना स्टार्ट करता है, सड़ने गलने के बाद वो क्या बनता है, ह्यूमस बनाता है, ठीक है। ह्यूमस क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या करता है, कोई भी अगर सीड्स आप बोए हुए हैं, ठीक है, तो वो सीड्स में क्या करता है, वो आपका न्यूट्रिएंट का काम करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट का काम करता है, और बात फिर क्या होता है, वो अगेन प्लांट बन जाता है। तो वो क्या होगा, साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कहाँ जगह ऑप्शन 2 प्रिवेंट ऑफ सोयल इरोजन,
एकदम सही है। प्लांट क्या करता है? सोइल इरोजन, मतलब आपदा, सोइल जब मृदा अपरदन होता है तो वो उसमें प्रिवेंट करता है, सही है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट करता है, वेस्ट का रिसाइकलिंग करता है, ठीक है। 4 नंबर पोलिनेशन इन क्रॉप, क्रॉप पोलिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन जाएगा? बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ फ्रूट, फ्रूट के स्टडी को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी, ठीक है। पोमोलॉजी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको करेक्शन कर लीजिएगा। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी, ठीक है। अब ये चारों का देखते हैं क्या होता है। स्पर्मोलॉजी, ठीक है। स्पर्मोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सीड्स, स्टडी ऑफ सीड्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मोलॉजी, क्लियर है। दूसरा देखिए क्या है? डेंड्रोनोलॉजी, डेंड्रोनोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ डेटिंग ट्रीज रिंग, मतलब ग्रोथ रिंग, एनुअल रिंग, ठीक है। कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष का अगर उसका हमको ईयर जानना है, मतलब कितना साल पुराना वो वृक्ष है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एनुअल रिंग के कारण करते हैं, ठीक है। अब उसी का स्टडी को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है? एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ क्रॉप, स्टडी ऑफ क्रॉप को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी, ठीक है। चौथा देखिए क्या है? हॉर्टिकल्चर, क्या है? हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, क्लियर है। हॉर्टिकल्चर चारों क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है? द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स इज, स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स अभी जस्ट ऊपर में रहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर होगा, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, मतलब प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग का? 11 है। इसका राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर सी, एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? एनाटॉमी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देख लीजिए क्या होता है। पहला मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप, कोई भी वस्तु को, ठीक है, उसको एक ग्रुप में अरेंज करने को क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहता है, ठीक है। और एनाटॉमी समझ गए, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है। चौथा नंबर क्या है? हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन विच इज सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप, ठीक है। जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप देखा जाता है ऐसा सेल या ऑर्गन, ठीक है, उसके स्टडी क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 3। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है? इफ एक्सेस फर्टिलाइजर इज अप्लाइड टू द प्लांट विदाउट वाटर द प्लांट विल बी, ये कह रहा है कि अगर हम लोग खेत में, ठीक है, अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग कर दिए तो क्या होगा? बिना पानी दिए हुए, ठीक है। ऐसा कंडीशन ही रखा हुआ है कि हम लोग खेत में ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिए, उसमें पानी नहीं दिए, तो क्या परिणाम हो सकता है? पहला कह रहा है बी स्टर्न इन ग्रोथ, दूसरा बोल रहा है डेवलप मॉडिफिकेशन, तीसरा बोल रहा है डाई ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस, चौथा क्या होगा? रिमेन अनइफेक्टेड। इसका राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर 3 होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? 3rd होगा। 3rd क्या करा है? डाई ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस, मतलब पौधा क्या होगा? मर जाएगा। ये क्यों मरेगा? देख लीजिए। एक्सेस फर्टिलाइजर क्या होता है? एक्सेस फर्टिलाइजर डालने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजर का पहले काम देखिए क्या होता है। वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्या? एसेंशियल न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और क्या है उसका दूसरा हम लोग देख लीजिए, तो उसका जो भी होता है फर्टिलाइजर का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आपका तो पोटासियम होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का मेन का काम क्या गया है? उसका स्टेम फ्लावर, उसका जो है उसका कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, क्लियर है। तो फर्टिलाइज़र अगर आप बिना ज़्यादा उपयोग कर दिए, बिना वाटर के, तो हो सकता है कि प्लांट आपका डाई कर जाए, ठीक है, मर जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3rd। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है टिप ऑफ लीफ इन ग्रासेस एंड कॉमन गार्डन प्लांट
so the water drops in early morning hours. This water accumulation is obtained from, बोल रहा है कि हम लोग सवेरे उठते हैं तो देखते हैं क्या कि पेड़, छोटे छोटे ग्रास पे उसके ऊपर में वाटर ड्रॉप रहता है, ठीक है। तो पूछता है अर्ली मॉर्निंग जो वाटर ड्रॉप होता है वो किसके कारण होता है। पहला है एटमॉस्फेयर, दूसरा स्टोमेटा, तीसरा वेस्कुलर बंडल, चौथा आपका दिया हुआ है हाइड्रोथॉट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टोमेटा, ठीक है। पहला एटमॉस्फेयर वाला वो तो नहीं हो, आप सोच रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर से जो ओस गिरता है वही बूंद होगा, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं है। दूसरा क्या है स्टोमेटा एकदम राइट आंसर होगा, क्या कि स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के कारण जो होता है वो वाटर ड्रॉप जो होता है अंदर से बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 होगा, स्टोमेटा। क्लियर है। अब चौथा नंबर 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है विच अमंग द फ्लोइंग एनिमल टिश्यू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड हीट एंड मेंटेन वाटर बैलेंस। मतलब ये कह रहा है वो कौन सा एनिमल टिश्यू है, कौन सा ऐसा एनिमल टिश्यू है जो हार्मोन्स को, हीट को और वाटर बैलेंस को ट्रांसपोर्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है आपका कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा ब्लड, चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। इसका राइट आंसर होगा ब्लड टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो फ्लूइड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, जिसमें आपका हार्मोन्स हो गया, उसके ब्लड के थ्रू हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दूसरा हीट भी होता है और वाटर बैलेंस भी उसी के थ्रू होता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू। अब देख लीजिए कनेक्टिव टिश्यू की तरह क्या क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन आप जान लीजिए, वो बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग करता है, ठीक है, वो बांधे रखता है और बॉडी को क्या करता है, वो सपोर्ट प्रदान करता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ाव का काम करता है। दूसरा क्या करता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क, ठीक है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल जर्क से, ठीक है। तीसरा उसका आपका फंक्शन हो गया इंसुलेटिंग, मतलब वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। थर्ड हो गया, फोर्थ आपका हो गया ट्रांसपोर्टिंग सबस्टांस विद इन द बॉडी, वो बॉडी के अंदर कुछ सबस्टांस का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, कुछ सबस्टांस का। क्लियर है। अब देखिए आपका मस्कुलर टिश्यू, सेकंड नंबर क्या मस्कुलर टिश्यू, इसका भी फंक्शन थोड़ा देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। वो क्या करता है मस्कुलर टिश्यू कि वो कॉन्टैक्ट करने में मदद करता है, एबिलिटी होता है उसका कॉन्टैक्ट करने का, उसमें क्षमता होता है कॉन्टैक्ट करने का, एंड और कोई भी बॉडी का अदर पार्ट को मूव करने में जो होता है वो मस्कुलर टिश्यू का ही काम करता है और मेंटेन करता है बॉडी पोजीशन को। क्लियर है। ब्लड का तो जान गए आप, ट्रांसपोर्ट हार्मोन, हीट एंड मेंटेन वाटर बैलेंस। क्लियर है। चौथा देख लेते हैं नर्व टिश्यू, ठीक है। नर्व टिश्यू क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, मतलब ये क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी का, मदद करता है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। और क्या होता है, ये रिसीव करता है स्टिमुलेट एंड सेंड इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये क्या करता है, स्टिमुलेट को रिसीव करता है और कोई भी आपका इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कोई भी जलता हुआ कोई भी मतलब आग को जैसे आप छूते हैं तो क्या होता है, छूने के बाद वो तुरंत इन्फॉर्मेशन था, विद इन सेकेंड इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वहाँ से हाथ हटा लेना चाहिए। ये किसके कारण होता है, यही नर्व सेल के कारण, यही हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है ब्रेन तक कि वहाँ पे वो कोई ज्वलनशील पदार्थ है और वहाँ से हम लोग को हाथ हटा लेना चाहिए, ठीक है। या फिर देखिए नीडल, कोई भी अगर शार्प नीडल पे हाथ लगता है तो क्या होता है, तुरंत इन्फॉर्मेशन हम लोग फटाक से झटके से हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, वो इसी के कारण होता है। और जो ये आर्क बनता है, पोजीशन बनता है, तो उसको बोलते हैं आर्क रिफ्लेक्शन, ठीक है। उतना नहीं जानना है आपको नर्वस टिश्यू को। क्लियर नर्वस टिश्यू। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग प्लांट्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाई बाय कटिंग। बोल रहा है वो कौन सा ऐसा प्लांट है जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है कट करने के बाद, अगर कहीं रोप दे या फिर कहीं तो वो मल्टीप्लाई वो दोबारा उस पर नहीं होगा। तो रोज़ तो होगा, बिल्कुल होगा, उसको काट के और जगह लगा देते तो हो जाता है, रोज़ हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या है, बनाना, बिल्कुल हो जाता है, मैरीगोल्ड भी हो जाता है। लेकिन ब्रायोफाइलम ऐसा है, क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट स्पेसीज का ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारा प्लांट है, ठीक है। ब्रायोफाइलम के अंदर जितने भी प्लांट आता है वो मल्टीप्लाई नहीं होता है कटिंग के बाद, ठीक
ठीक है। जैसे आपके अंदर उसके अंदर आ गया उसके अंदर आ गया आपका जितना भी फसल हो गया, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, उसको काट के कहीं और जगह लगा दीजिए तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। ब्राफालम के अंदर आ गया, क्लियर है। हम लोग का ये क्वेश्चन 15 यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला 15 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।